ओके सो हाय एवरीबॉडी। मैं बहुत बहुत माफ़ी मांगती हूँ तुम लोगों के पास कि मैं इतने दिन से इनएक्टिव हूँ। तो भाई मेरी तो खुद की लगी पड़ी हुई है, लाइक वी ऑल्सो हैव एग्ज़ाम्स, सो इसीलिए मैं वीडियो नहीं ला पाई। पर फाइनली आज मैं वीडियो लाई हूँ और कुछ डिफरेंट लाई हूँ। लाइक वही घिसी पिटी वाली वन शॉट नहीं लाई हूँ, ठीक है। ये वन शॉट, ये भी एक वन शॉट है, ठीक है, पर ये वन शॉट बहुत शानदार है। क्यों शानदार है? क्योंकि आज हम लोग यहाँ पे 11th के सारे डिजीजेस के बारे में एक साथ पढ़ने वाले हैं, वो भी वन शॉट में। आई डोंट नो, दिस कलर इज लुकिंग गुड, या दिस इज लुकिंग गुड, ओके। सो हम लोग सारे के सारे चीज़ें एक साथ एक्यूमुलेट करके करने वाले हैं। उससे पहले दो अनाउंसमेंट तुम लोगों के लिए। अगर तुम लोग क्लास 12 के बच्चे हो और तुम्हारा बोर्ड्स 3 महीने में है, ठीक है, तो मैंने एक माइंड मैप सीरीज मेरे टेलीग्राम पे लॉन्च करना शुरू कर दिया है। जी हाँ, और वो हैंड रिटन है। तो ये माइंड मैप सीरीज कलेक्ट करने के लिए तुम्हें पहले मेरे डिस्क्रिप्शन में जाना है, फिर वहाँ से लिंक उठाना है, फिर वहाँ से तुम्हें क्या मिलेगा, ये लो, ये मिलेगा, ठीक है। तुम्हें जब ये मिलेगा, तुम इसके सर्च बॉक्स में जाओगे, फिर तुम्हें कुछ इस प्रकार का फॉर्मेट दिखेगा, ठीक है। ये फॉर्मेट तुम्हें तभी दिखेगा जब तुम फाइल्स पे क्लिक करोगे। कहाँ पे? फाइल्स पे क्लिक करोगे, ओके। ये फॉर्मेट तुम्हें दिखेगा और देखो, यहाँ पे मैंने हर एक चीज़ का माइंड मैप देके रखा है। सो डोंट बी लेट। तुमसे ज़्यादा गलती कोई नहीं करेगा अगर वो लेट हो जाएगा इस ऑफ़र के लिए। अगर तुम्हारे पास ऑफ़र है, अगर तुम्हारे पास चांस है, अगर तुम ये वीडियो देख रहे हो, तो कम ऑन, कम टू माई टेलीग्राम। बोलो कौन से चैप्टर्स की ज़रूरत है, मैं उन सब का माइंड मैप प्रोवाइड कर रही हूँ ऑलरेडी। और एक चीज़ मुझे प्लीज़ ऑर्गेनिक में बोलना कि तुम्हें इंडिविजुअल माइंड मैप चाहिए या एक ही माइंड मैप में तुम्हें सारा का सारा चैप्टर चाहिए। 12 के लिए बोल रही हूँ। आई एम फोकसिंग मोर ऑन 12 बिकॉज 12 इज इन 3 months एंड आफ्टर दैट नीट इज इन 6 months, ओके। ओके, सो ये तो नीट का है, ये अभी 12th का मैं नहीं बोल रही हूँ, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं। पहला डिजीज हमारे पास है जॉन्डिस। जॉन्डिस कहाँ से होता है? हाँ जी, लिवर से स्टार्ट होता है। लिवर में क्या होता है? बाइल जूस होता है। बाइल सॉल्ट्स और बाइल पिगमेंट में बाइल जूस डिवाइडेड होता है। उसके दो पार्ट्स होते हैं, एक होता है बाइल सॉल्ट, एक होता है बाइल पिगमेंट। बाइल पिगमेंट कैसे ब्रेक करता है? हेमोफायरिंग रिंग, ये जब ब्रेक करता है तो बाइल पिगमेंट्स भी ब्रेक हो जाते हैं। दो पार्ट्स में ब्रेक होते हैं, एक होता है बिलिरुबिन, एक है बिलिवर्डिन, ठीक है। ये दोनों क्या करते हैं? ये हमारी यूरिन का कलर देते हैं हमें, और ये हमारी यूरिन का कलर देते हैं, इसीलिए हमारा यूरिन क्या होता है, या तो कभी कभी अगर हम लोग हाइड्रेटेड है तो ये हमें सही कलर देता है, और अगर हम लोग हाइड्रेटेड नहीं है, यानी कि अगर हम लोग डिहाइड्रेटेड है, एक सेकेंड, हाँ, अगर हम लोग डिहाइड्रेटेड है तो ये क्या करता है? ये येलो कलर देता है ना। तो अगर ये जो बाइल पिगमेंट की मैंने बात की, ये बिलिरुबिन और बिलिवर्डिन, ये मिलके एक येलो सेंसेशनल गोल्डन कलर बनाते हैं, जो तुम्हें हमारी स्टूल में भी दिखेगा और यूरिन में भी दिखेगा। तो एक्यूमुलेशन ऑफ द बाइल पिगमेंट, इसी को अगर बॉडी में तुम्हारा बाइल पिगमेंट एक्यूमुलेट होना स्टार्ट हो जाए, अगर वो यूरिया या स्टूल के साथ बाहर ना जाए, तो उस कंडीशन को हम लोग जॉन्डिस बोलते हैं। ये हमारे पास एक जॉन्डिस की फोटो है, ठीक है। ऐसा हो जाता है तुम्हारा आँख, ठीक है, ऐसा हो जाता है, ठीक है। आँख ही नहीं, तुम्हारे आँख हो जाते हैं, नेल्स हो जाते हैं, ये कुछ चीज़ें हैं जो ऐसी कंडीशन में हो जाते हैं, ओके ओके। अब वॉमिटिंग क्या होता है? इसमें रिवर्स पेरिस्टालसिस होता है। क्या होता है रिवर्स पेरिस्टालसिस? क्या होता है, देखो तुम्हारा जो स्टमक है ना, मैं जो स्टमक ड्रॉ कर रही हूँ, हाय हाय, ये तुम्हारा स्टमक है, ओके, पकड़ लेते हैं। अब जब यहाँ तक खाना पहुँच रहा है तब इट्स ओके। अगर इसके बाद वो लार्ज इंटेस्टाइन में जाता है तो तुम्हारा खाना निकलने का चांस नहीं होता है, ठीक है। पर अगर खाना यहाँ तक, अगर वो कार्डियल स्फिंक्टर तक पहुँच गया, उसके बाद वो बैक फ्लो मार रहा है, यानी कि प्रेशर क्रिएट कर रहा है बाहर आने के लिए, तब उसे हम लोग कभी कभी वॉमिटिंग कहते हैं, ठीक है। कभी कभी नहीं, उसे वॉमिटिंग कहा जाता है, ठीक है, ओके। ये क्यों होता है? ये नोजिया के लिए होता है, यानी कि अच्छा नहीं लगना, या मैं क्या कहूँ, वो एक बहुत ज़्यादा स्ट्रेसफुल वर्क में काम करना, एंग्जाइटी तो है ही, ऑकर्स ड्यू टू फूड पॉइजनिंग, कभी कभी फूड पॉइजनिंग, ओवर ईटिंग, जैसे कि अगर बर्थडे पार्टी पे चले गए तो ज़्यादा खा लिया, या शादी घर में भाई आज तो दोस्त को लूट लेंगे, दोस्त की पार्टी में खा लेंगे, ओवर ईटिंग कर लिया, वॉमिटिंग हो गया, है ना। पर ये कंट्रोल कौन कर रहा है? वॉमिटिंग को कंट्रोल कर रहा है मेरा मेड्यूला। कौन कंट्रोल कर रहा है? मेरा मेड्यूला कंट्रोल कर रहा है, ओके ओके।
अब डायरिया, डायरिया में आते हैं। डायरिया का मतलब क्या होता है? लूज मोशन। जिसका जिसको डायरिया होता है उसको उसको लूज मोशन होते हैं। कैसे होता है मेरे को कमेंट सेक्शन में बताना, तुम्हें कैसे डायरिया हुआ था। मुझे तो भाई एक बार पानी पूरी खा के डायरिया हुआ था। सो देन आई नो व्हाट इज डायरिया। रिलीज ऑफ वाटरी स्टूल फ्रीक्वेंटली, कभी कभी क्या होता है वो जो स्टूल होता है वो वाटरी सेंसेशन में निकलता है, यानी कि वो सॉलिडिफाई फॉर्म में नहीं निकलता है। क्यों नहीं निकलता है? क्योंकि मेरे बॉडी में वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट दोनों का लॉस हो रहा है। क्या हो रहा है? वाटर इलेक्ट्रोलाइट दोनों का लॉस हो रहा है मेरी बॉडी पे, ठीक है। उसको ORS देते हैं, यानी कि ओरल रिहाइड्रेशन सोल्यूशन। ये सबसे अच्छा सोल्यूशन है। जब भी किसी को डायरिया हो तब उसे ORS दे दो। पर अगर क्रिटिकल कंडीशन हो जाए तो हम उसको सलाइन ड्रिप देते हैं। क्या देते हैं? सलाइन ड्रिप। नोट्स तुम्हें सब कुछ टेलीग्राम पे मिल जाएगा, पर पढ़ना तो तुम्हें ही है ना। कॉन्स्टिपेशन, कॉन्स्टिपेशन में क्या होता है? रिटेंशन ऑफ फीसेस इन लार्ज इंटेस्टाइन, मतलब कि तुम्हारा स्टूल होने ही नहीं है, होनी ही नहीं है, हो ही नहीं रहा है, बड़े परेशान हो तुम। अरे यार 2 दिन से नहीं हुआ। परेशानी होती है, प्लीज, मैं तुम्हारी दीदी हुई यार, इतना तो मुझे पता है, परेशानी तो होती है, हाँ, है ना। तो इसकी ट्रीटमेंट क्या है? इसकी ट्रीटमेंट है लैक्सेटेटिव, यानी कि ये क्या करता है? ये बाउल मूवमेंट का इम्प्रूवमेंट करता है। लैक्सेटेटिव कौन होता है? इसाबगोल होता है। मैंने इसीलिए यहाँ पे इसाबगोल लिख भी दिया, ताकि अगर तुम भूल गए हो तो इस ऐप को याद करोगे तो तुम्हें लैक्सेटेटिव भी याद आ जाएगा। ये क्या करता है? बाउल मूवमेंट को ज़्यादा से ज़्यादा क्या करता है? इम्प्रूवमेंट करता है, जिसकी वजह से क्या होता है? हमारा फीसेस पहले जैसा फ्लो होने लग जाता है, ठीक है, रेगुलरली। ओके, इनडाइजेशन क्या होता है इसमें? हमें भारी भारी सा लगता है पेट भरा हुआ है, पर पेट नहीं भरा हुआ है, पर हमें लगता है कि पेट भरा हुआ है ना। तो ये क्या होता है? देखो, ये ब्लॉटनेस होता है। क्या होता है? ब्लॉटनेस। इस वर्ड को थोड़ा सा ध्यान रखना, मैंने कहीं पे एनसीईआरटी में देखा था ये वर्ड, ठीक है। इससे क्या होता है? कल रात का जो तुमने खाना खाया है, वो खाना ना तुम्हें शायद से डाइजेस्ट नहीं हुआ। अब वो खाना क्या हो रहा है? वो खाना तुम्हारा गैस के फॉर्म में आ रहा है। गैस हो रहा है मतलब कि फर्मेंटेशन हो रहा है। इसकी वजह से तुम्हें क्या हो रहा है? इसकी वजह से तुम्हें क्या हो रहा है? एक तो तुम्हें ऐसी जलन सी महसूस हो रही है, या तुम्हें लग रहा है कि खाना नहीं खाएंगे, बहुत भरा भरा सा लग रहा है। तो ये सब चीज़ें होती क्यों है? एक तो है ओवर ईटिंग, मैंने कहा। एंग्जाइटी, नेक्स्ट दिन एग्जाम है, उसके डर से हम कुछ भी खा लेते हैं, होता है। आई नो मैक्सिमम पर्सन्स को एंग्जाइटी के वजह से ओवर ईटिंग हो जाती है। इवन आई डू यार, मैं खुद करती हूँ, तो मुझे पता है। स्पाइसी फूड, बहुत ज़्यादा तीखा पानी पूरी खा लो तब भी इंडाइजेशन होती है ना। आई लव पानी पूरी। तुम बताना तुम्हें कौन सा पसंद है, मोमो या पानी पूरी। और क्या होता है? स्ट्रेस, है ना, स्ट्रेस की वजह से वो होता है। ओके, अब आते हैं लैक्टोज इंटॉलरेंस में। बड़ी फेमस है ये, आज के डेट पे बहुत ज़्यादा फेमस है। क्यों फेमस है वो तो बताती हूँ तुम्हें। क्योंकि देखो, ये जो एज के साथ साथ लैक्टेज है ना, लैक्टेज क्या करता है? मिल्क शुगर देता है, जो हम लोग लैक्टोज कहते हैं। ये ना डाइजेस्ट नहीं हो पाता है हमारे। लैक्टोज क्या होता है? हमारी बॉडी में डाइजेस्ट नहीं हो पाता है। तब क्या होता है? ये फर्मेंटेशन कर जाता है, और फर्मेंटेशन करने का मतलब यह है कि गैस हो गया। गैस हो गया, इसका मतलब क्या है? क्रैम्स आने लग गए, लूज मोशन होना स्टार्ट हो गया, है ना। ये सब चीज़ें दिखना स्टार्ट हो गया। तब हम लोग क्या कर सकते हैं? हम लोग मिल्क को अवॉइड कर सकते हैं। पर एक्चुअली मिल्क को अवॉइड करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। कुछ कुछ मेडिसिन आज के डेट पे निकल गई है, जो अगर हम लोग इनटेक करते हैं तो हम लोग मिल्क को भी डाइजेस्ट कर पाएंगे, अगर किसी को लैक्टोज इंटॉलरेंस है। पर इट इज़ प्रोवाइडेड, ये बोला जाता है कि तुम मिल्क को अवॉइड करो, पर बाकी डेयरी प्रोडक्ट्स तुम ले सकते हो, जैसे कि दही, पनीर, ये सब तुम खा सकते हो, पर तुम मिल्क को थोड़ा सा अवॉइड करो, ये बोला जाता है, ठीक है। तो लैक्टोज इंटॉलरेंस क्यों होता है वो भी हम लोग पता कर लिया। ये है एस्केलेसिया कार्डिया। इसमें क्या होता है? मैंने कहा ना, देखो यहाँ पे मैंने अच्छे से ड्रॉ किया है, ठीक है, स्टमक। यहाँ पे हमारे पास एक स्पिंक्टर होता है। ये स्पिंक्टर जब ऐसी, रुको, ये स्पिंक्टर, ओ गॉड, क्या ये दिख रहा है तुम लोगों को? या तो मैं ऐसे समझाती हूँ, हाँ। ये स्पिंक्टर जब सही से कॉन्ट्रैक्ट करता है तब क्या होता है? खाना अंदर जाता है। पर जब ये किसी भी कारण ब्लॉक हो जाता है, यानी कि खाना जा नहीं पा रहा है, यानी कि ये खाना यहाँ पे क्या हो रहा है? ब्लॉकेज हो जा रहा है। खाना क्या हो रहा है? ब्लॉकेज हो जा रहा है। तब क्या होता है? तब ये खाना बैक फ्लो ले लेता है। और इसके बाद क्या हो सकता है? क्या तुम गेस कर सकते हो? इसके बाद क्या हो सकता है? क्या तुम गेस कर सकते हो? ये खाना इसोफेगस में रह जाता है। कभी कभी हम लोग बोलते हैं ना कि मेरा तो खाना तो मेरे गला तक है, मैं कुछ नहीं खा पाऊंगी, एक रसगुल्ला तो मैं खा ही नहीं पाऊंगी। यही कंडीशन होती है।
इसको ही एस्केलेसिया कार्डिया बोलते हैं, ठीक है। इसके बाद क्या होने वाला है वो तो तुम गेस कर ही चुके हो। इसके बाद अगर फिर भी तुमको रसगुल्ला खिला दिया तो बस वॉमिटिंग हो गया, है ना, यानी बैक फ्लो पूरा ही कंप्लीट हो गया। स्टमक ने बोला ले छाड़ दे इसको, मेरे को बिल्कुल नहीं रखना इसको, है ना, एकदम। चलो अब हम लोग कुछ रेस्पिरेटरी डिजीज की बातें करते हैं। एस्थमा आज के डेट पे ट्रेंडिंग डिजीज है, आई शुडंट से लाइक दैट, बट यस एस्थमा बहुत लोगों में बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है। क्या होता है, हाइपर सेंसिटिविटी टुवर्ड्स द एलर्जन। एलर्जन मतलब मास्ट सेल का रिलीज होना। मास्ट सेल क्या रिलीज करता है, हिस्टामिन रिलीज करता है। हिस्टामिन के दो काम होते हैं, एक होता है ब्रोंकियो कॉन्स्ट्रिक्टर, एक होता है वैसोडाइलेशन। ब्रोंकियो कॉन्स्ट्रिक्टर का मतलब है तुम्हें सांस लेने में दिक्कत होगी क्योंकि जो एरिया होगा वो कम हो जाएगा। अब जब एरिया कम हो जाएगा तो क्या तुम्हारा सांस लेने में दिक्कत होगा, ये पार्ट तुम्हें क्लॉटेड लगेगा। क्या होगा, क्लॉटेड लगेगा। पहला तो है कि ऑब्स्ट्रक्शन इन रेस्पिरेटरी पैसेज, यानी कि ये पार्ट क्लॉट होने की वजह से तुम्हें ऑब्स्ट्रक्शन घुटन सा फील होगा, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, वीजिंग साउंड, ऐसे टाइप का एक साउंड आता है, मैं नहीं बना पा रही हूँ, पर हाँ अगर तुम्हें कभी सर्दी हुआ है और तुम बहुत ज़्यादा खांस रहे हो तो तुम देखना तुम्हारे अंदर से ना जाने में, मतलब तुम्हारे ही अनजाने में एक साउंड निकलता है। इस साउंड को हम लोग क्या बोलते हैं, वीजिंग साउंड बोलते हैं, ठीक है। फिर क्या होता है, इन्फ्लेमेटरी ऑफ द ब्रोंकाई एंड ब्रोंकोस। हमें पता है इन्फ्लेमेशन का मतलब सूज जाना होता है, यानी कि सूज जब ब्रोंकाई एंड ब्रोंकोस सूज जाता है तब ये कंडीशन होता है। ट्रीटमेंट होता है, हाँ होता है। एंटीहिस्टामिन, एंटीहिस्टामिन होता है क्या, ये क्या करता है, हिस्टामिन को डायलेट कर देता है। बहुत ईजी है, यानी कि हिस्टामिन को डायलेट करने के लिए जो आता है वही इसका सोल्यूशन यानी कि ट्रीटमेंट है, ठीक है। अब आते हैं एम्फाइसीमा में। ये बहुत ट्रेंडिंग डिजीज चल रहा है। क्यों ट्रेंडिंग चल रहा है, क्योंकि इससे ही तो ज़्यादा लोग भुगतते हैं, है ना। होता है स्मोकिंग की वजह से, तुम्हें ऑलरेडी पता है अगर तुमने 11th पढ़ के रखा है तो। स्मोकिंग से क्या होता है, कुछ मैक्रोफेजेस प्रोटीज को रिलीज करते हैं। अभी प्रोटीज क्या करते हैं, एल्वेओलर वॉल को डैमेज पहुंचाते हैं, ठीक है। ये मैक्रोफेज क्या करता है, प्रोटीज रिलीज करते हैं। प्रोटीज क्या कर रहा है, एल्वेओलर वॉल को ही डैमेज पहुंचा रहा है। यानी कि क्या हो रहा है, मेरा सरफेस ऑफ एक्सचेंज, मेरा एयर एक्सचेंज का सरफेस क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। यानी कि अगर मेरे एल्वेओलर वॉल को तुम ठेस पहुंचाओ तो मेरा तो सरफेस घट रहा है ना, इसी को बोला गया है एम्फाइसीमा। इसमें क्या होता है, कॉन्सिक्वेंसेस, व्हाट आर द कॉन्सिक्वेंसेस। छोटा सा एक सिंपल एक्सरसाइज करने के बाद भी वो इंसान ऐसे हाँपेगा जैसे वो 10 किलोमीटर तक भाग गया है। यस, दिस इज व्हाट हैपेंस। छोटा सा एक्सरसाइज करने के बाद भी वो ऐसे हाँफेगा जैसे वो 10 किलोमीटर करके आया है। ये दोनों पर्सन्स में होता है, एक तो जो ओवरवेट होते हैं और एक दूसरा जो एम्फाइसीमा से भुगत रहे हैं। तो अगर तुम किसी पतले इंसान को देखो, अगर वो बहुत ज़्यादा स्मोकिंग कर रहा है और उसके बाद उसको किसी भी फिजिकल एक्टिविटी में बहुत ज़्यादा तकलीफ हो रही है, बहुत हाँफ रहा है वो इंसान, इसका मतलब बहुत सिंपल है कि उसे एम्फाइसीमा है ना। क्योंकि उसके एल्वेओलर वॉल तो डैमेज हो चुके हैं, उसके पास सरफेस एक्सचेंज इतना कम हो रहा है कि वो हाँफ रहा है धीरे धीरे, है ना। ओके, ट्रीटमेंट क्या है, एंटी प्रोटीन अल्फा एंटी ट्रिप्सिन। क्या है, अल्फा एंटी ट्रिप्सिन। अच्छा, एंटी ट्रिप्सिन से कुछ याद आया, एंटी ट्रिप्सिन से मुझे याद आया, ये हमने बायोटेक्नोलॉजी में पढ़ा था। कहाँ पढ़ा था, बायोटेक में, है ना। बायोटेक में, इसका पेन थोड़ा ज़्यादा ही मोटा है, ये मैंने बायोटेक में पढ़ाया था। एंड थैंक यू ऑल ऑफ यू जिन्होंने भी बायोटेक को इतना ज़्यादा व्यूज़ दिया। मैंने तो सोचा ही नहीं था इतना व्यूज़ आ जाएगा। आई एम वेरी ग्लैड दैट इतना व्यूज़ आ गया, इतने जन ने देख लिया। बहुत जन मेरा टेलीग्राम ज्वाइन कर चुके हैं, बहुत जनों ने पर्सनल मैसेज किया कि मुझे अच्छा लगा। और देयर आर सम जो दे आर आस्किंग दैट दे आर पैनिकिंग टू मच फॉर देयर नीट एग्जाम। एंड मैं तुम्हें बस एक ही चीज़ बता रही हूँ, अगर तुम्हें इतना पैनिक हो रहा है, अगर तुम्हें मुझसे पर्सनली बात करना है तो पहले ना तुम मुझे ये बताओ कि दीदी मुझे इन चैप्टर्स में प्रॉब्लम है, कंसेप्चुअल प्रॉब्लम है, ठीक है। कंसेप्ट पहले क्लियर करो वरना तो क्वेश्चन निकलेगा ही नहीं ना। कंसेप्ट में जहाँ भी प्रॉब्लम हो वो मुझे बताओ, क्योंकि उसे क्लियर कैसे करना है वो मैं बता के दूंगी। नाउ आई एम ओन बिजी विथ माई ओन एग्जाम्स, इसीलिए थोड़ा सा दिक्कत हो रहा है कि मैं हमेशा वीडियो नहीं बना पा रही हूँ, या मैं तुम्हारे कंसेप्ट को अगर पूरा ना भी कर पाऊँ, मैं तुम्हें रिसोर्सेज ज़रूर दूंगी ताकि तुम कंसेप्ट को पूरा कर पाओ। बिकॉज आई एम अंडर रेटेड यूट्यूबर राइट नाउ। अभी तो मेरी इतनी ग्रोथ है नहीं है कि मैं पब्लिक डिमांड से अचानक से आ जाऊँ। खुद के काम भी करने हैं, तुम्हारा भी करना है, हमें खुद की मेहनत खुद करनी पड़ती है ना। तो मैं मेरी मेहनत कर रही हूँ, तुम भी अपनी मेहनत करना, और मैं तो तुम्हारी मेहनत के लिए तुम्हारे पास हुई, है ना। तो जो भी प्रॉब्लम हो रहा है मेरे को पर्सनली लिख के भेजो कि मुझे इन चैप्टर्स में प्रॉब्लम हो रहा है,
रिसोर्सेज, नोट्स, माइंड मैप मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी। ओके, वो मेरा जिम्मा है, तुम बिल्कुल टेंशन मत लेना, पैनिक नहीं करना है, ठीक है, किसी भी एग्जाम के लिए कभी पैनिक नहीं करना है। अच्छा, हाइपोक्सिया पे आते हैं। हाइपोक्सिया कब होता है? जब मेरे टिश्यू के अंदर ऑक्सीजन बहुत कम हो जाती है। तो इसके ना 3 पार्ट्स होते हैं। एक तो होता है हाइपोथेटिक हाइपोक्सिया, जो कि हाई ऑल्टीट्यूड में होता है। सोचो पहाड़ में गए तुम, हाँ, वहाँ पे क्या हुआ, तुम्हारे टिश्यूज के अंदर ऑक्सीजन की कमी हो गई। कभी कभी देखना किसी किसी इंसान का तो नोज ब्लीडिंग हो जाता है जब वो बहुत हाई ऑल्टीट्यूड में जाता है। अब मुझे जहाँ तक पता चल रहा है, मैं ना गैंगटॉक में एक बार 0 पॉइंट में गई थी। वहाँ पे इतना ज़्यादा हाई प्रेशर था कि बहुत लोगों को तो नोज ब्लीडिंग हो रहा था, और वो थोड़ा सा चल के चल नहीं पा रहे थे क्योंकि ऑक्सीजन इतना कम हो गया था उस एरिया पे। तो उस एरिया पे हम लोग ज़्यादा वॉक नहीं कर पा रहे थे, वो स्नोई एरिया था, ठीक है। तो ऐसे प्रॉब्लम तब होते हैं। एनीमिक हाइपोक्सिया यानी कि डेफिशिएंसी ऑफ हेमोग्लोबिन और आरबीसी, इन दोनों सिचुएशंस में भी टिश्यूज में ऑक्सीजन की लेवल कम हो जाती है, ठीक है। तीसरा होता है इस्केमिक हाइपोक्सिया। इसमें क्या होता है, मेरे एल्वियोलर वॉल्स के अंदर क्लॉट हो जाती है, सॉरी मेरे वेसल्स के अंदर क्लॉट हो जाती है, ठीक है, ब्लॉकेज हो जाता है काइंड ऑफ, ठीक है। फिर आता है हिस्टोटॉक्सिक हाइपोक्सिया। ये किसी भी टॉक्सिन रिलीज के लिए होता है, जनरल तो साइनाइड के लिए होता है। जब तुम्हारी बॉडी में साइनाइड घुस जाए तो उस टॉक्सिन रिलीज के लिए कभी कभी हिस्टोटॉक्सिक हाइपोक्सिया हो जाता है। सीधा मतलब है कि मेरे टिश्यूज में ऑक्सीजन कम हो जाता है। कैसे हो जाता है, उसके 4 मैंने सैंपल्स तुम्हें बता दिए, ठीक है, ओके। कार्बन मोनोक्साइड पॉइजनिंग, ये तुम्हें शायद से पता होगा कि अगर मैं एक रूम को बंद कर दूं और उसमें मतलब अगर मैं आग जला दूं एक रूम में और उसको बंद कर दूं, तो वहां पे कार्बन मोनोऑक्साइड फैलने की वजह से सबकी डेथ भी हो सकती है ना। क्यों होती है वो देख लेते हैं। पहला तो है कि इनकम्प्लीट कंबशन ऑफ CO2, इसके लिए कार्बन मोनोऑक्साइड बनता है, ठीक है। ये क्या होता है, इट हैज़ 210 से हायर एफिनिटी फॉर हेमोग्लोबिन। ये इतना हाई एफिनिटी में होता है कि इंसान को प्रॉब्लम होना स्टार्ट हो जाता है। तो ये कार्बन मोनोऑक्साइड और हेमोग्लोबिन मिलके क्या बनाता है, कार्बोक्सी हेमोग्लोबिन। ये क्या करते हैं, ये टिश्यूज में से एस्पाइरेशन यानी कि सफोकेशन क्रिएट करते हैं। टिश्यूज में सफोकेशन क्रिएट करते हैं, टिश्यूज सफोकेट करने लगता है, हमारा लंग्स सफोकेट करने लगता है, और उसी के साथ एयर एक्सचेंज तो हो नहीं रहा, ऑक्सीजन तो मिल नहीं रहा। ऑक्सीजन जब हमें नहीं मिल रहा है तो अपेरेंटली हमारी डेथ हो जा रही है, ठीक है, अपेरेंटली हमारी डेथ हो जा रही है, ओके। अब बेंड्स डिजीज में आते हैं। इसको हम लोग डाइबैरिज्म भी कहते हैं। क्या कहते हैं, डाइबैरिज्म भी कहते हैं। ये मैं बता रही हूँ, थोड़ा सा सुन के रखो। ये सोल्यूशंस वाला जो चैप्टर है तुम्हारी केमिस्ट्री में, वहाँ पे बहुत सारा काम आएगा, ठीक है। क्या होता है, देखो तुमने स्कूबा डाइवर्स देखे होंगे, उनके पीठ में देखना सिलेंडर होता है। तो ये जो स्कूबा डाइवर्स होते हैं, ये सिलेंडर लेके सी लेवल के नीचे जाते हैं। अब तब तक सही था जब तो वो लोग सी लेवल के नीचे जा रहे हैं, उनके बीच में सिलेंडर है, सारे गैसेस के मिक्सचर ना उस सिलेंडर में रहते थे, और वो उसको लेके नीचे जाते थे, ठीक है। अब देखो जब तक वो लोग नीचे जा रहे हैं तब तक सब कुछ सही है, ठीक है। पर जब भी बारी आती है ऊपर आने की, तब ना उनको एक प्रॉब्लम होता है। क्या प्रॉब्लम होता है कि जब वो ऊपर आते हैं ना तो बबल्स फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाता है। ये बबल्स क्या करते हैं, एल्वियोली को ब्लॉक करने के चांसेस रहते हैं। इससे क्या होता है, डाइवर की डेथ हो सकती है। जो डाइवर ऊपर आ रहा है उसके लंग्स में या रेस्पिरेटरी फेज में अगर बबल्स फॉर्म होना स्टार्ट हो जाए तो क्या होगा, उसकी जो कैपिलरीज होगी वो ब्लॉक हो जाएगी और उसकी डेथ हो जाएगी, है ना, ये हो जाएगा, ठीक है। सो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, प्रिवेंशन को रोकने के लिए हम लोग हीलियम गैस का यूज करते हैं। क्या करते हैं, हीलियम गैस का यूज करते हैं, क्योंकि हीलियम गैस के रहने से बबल फॉर्मेशन नहीं होती है, ठीक है। दिस इज अ स्मॉल कॉन्सेप्ट, तुम्हें सोल्यूशन वाले चैप्टर में मिलेगा। कभी कभी क्वेश्चन आ गया है यहाँ से, ठीक है, मैं बोर्ड्स के लिए बोल रही हूँ। और ये तुम्हारे नीट के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब यानी कि बायोलॉजी के लिए। ऑक्यूपेशनल डिसऑर्डर, ये कोल माइनिंग इंडस्ट्री में होता है। जनरली क्या होता है, सिलिका या एब्सपेस्टस, इन सब के एक्सपोजर होने के लिए सिलिकोसिस या तो एस्बेस्टोसिस हो सकता है, जो कि लंग्स फिब्रोसिस है। जनरली क्या होता है, फाइबर्स डेवलप हो जाते हैं लंग्स में। इससे क्या होता है, स्पेस ऑफ इंस्पिरेशन यानी कि एक्सचेंज ऑफ गैसेस कम हो जाती है। तुम देख रहे हो आधा से ज़्यादा चीज़ें एक्सचेंज ऑफ गैसेस कम होने की वजह से तुम्हें डिजीज फॉर्म हो रहा है ना, तुम्हें डिजीज फॉर्म हो रहा है, ओके। अब हाइपरटेंशन की बात करते हैं। हाइपरटेंशन तो हर किसी को हो रही है ना। नीट की हाइपरटेंशन डेट भी निकल चुकी है, 6 महीने है, कैसे कंप्लीट करे, सारा कंप्लीट होगा या नहीं। शांति शांति, अपने अंदर शांति बजाय रखो, ठीक है। हम लोग सब कर सकते हैं, हम लोग एवरीथिंग कर सकते हैं।
बस थोड़ी सी मदद की ज़रूरत पड़ती है, और मैं ना हूँ ना मदद के लिए, पर मदद करने के लिए तो तुम्हें टेलीग्राम ज्वाइन करना पड़ेगा, है ना, वरना तुम मेरे साथ कांटेक्ट भी कैसे करोगे, है ना, क्योंकि कमेंट्स तो हमेशा मैं नहीं पढ़ी, या ऐसा हो गया कि मुझे कमेंट्स पढ़ने का टाइम नहीं मिला, तब मुझे कैसे पता चलेगा, थैंक यू, तब मुझे कैसे पता चलेगा, मुझे टेलीग्राम से पता चलेगा, है ना। तो अब देखो, हाइपरटेंशन का मतलब है सस्टेन ऑफ हाई बीपी। हमारा नॉर्मल हार्ट का प्रेशर कितना होता है, 120/80, पर हाइपरटेंशन में क्या होता है, वो 140/90 होता है। अब हार्ट जो कि ज़्यादा काम करता है तो ज़्यादा वीक हो जाता है ना। ब्रेन में क्या होता है, स्ट्रोक हो जाता है काइंड ऑफ, अगर ज़्यादा बीपी बढ़ गया तो। किडनी में क्या होता है, फिल्ट्रेशन को इफेक्ट करता है, डैमेज ऑफ द किडनी, किडनी डैमेज हो जाती है ना। तो हाइपरटेंशन करने से कितनी डेंजरस चीज़ें होती है, पर फिर भी हम लोग हाइपरटेंशन करते हैं ना। सो वी शुड थिंक ऑफ आवर सेल्फ कि हमारे एक टेंशन की वजह से हमारी ऑर्गन्स खराब हो सकती है, तो वी विल नॉट डू दैट। हाँ, हम लोग स्ट्रेस होगा तो स्ट्रेस का सोल्यूशन ढूंढेंगे, पर हाइपरटेंशन बिल्कुल नहीं करेंगे, है ना। फिर है सीओडी। सीएडी जनरली किसको होता है, ये कोरोनरी आर्टरी डिजीज होता है। ये जनरली किसको होता है, ये जनरली होता है उन इंसानों को जो बहुत ज़्यादा अमाउंट में ऑयल कंजम्पशन करते हैं या फैट फूड कंजम्पशन करते हैं विदाउट एनी काइंड ऑफ हेल्थ एक्सरसाइज, ठीक है। उन लोगों को ये प्रॉब्लम होती है। क्या होता है, उन लोगों का जो ये वॉल, स्पेशियस वॉल है ना, वो धीरे धीरे कम हो जाता है। इसको हम लोग कहते हैं आर्थोमेटेसिस लिपिड प्लैग, यानी कि लिपिड कोलेस्ट्रॉल है ना। ये क्या कर रही है, मेरे वॉल्स को क्या कर रही है, ढक दे रही है, यानी कि ब्लड फ्लो क्या हो गया, प्रॉब्लमेटिक हो गया, ठीक है। लेस O2 टू द मसल्स, अब मसल्स में ज़्यादा O2 जा नहीं पा रहा है क्योंकि डिपोजिशन हो रहा है इनका, लिपिड कोलेस्ट्रॉल का डिपोजिशन हो रहा है ना, इसीलिए तो O2 जा नहीं पा रहा है। तो इससे क्या हो गया, एंजिना रेक्टियोर्सिस, क्या हो जाता है, एंजिना रेक्टियोर्सिस हो जाता है। एंजिना क्या होता है, एंजिना एक टाइप का अक्यूट चेस्ट पेन होता है। हमेशा याद रखना, जब हमारे लेफ्ट साइड में बहुत ज़्यादा पेन होना स्टार्ट हो जाए अचानक से, तब क्या हो रहा है, हमें एंजिना हो रहा है। एंजिना हार्ट अटैक पे लीड करता है, ठीक है। एंजिना कभी कभी रुक जाता है, कभी कभी वो हार्ट अटैक तक लीड करता है, ठीक है। लेस सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन टू द हार्ट मसल्स के अंदर लिपिड और क्या कोलेस्ट्रॉल का डिपोजिशन होने के लिए ऑक्सीजन की पैसेज वे क्या हो जाती है, कम हो जाती है। इससे क्या हो रहा है, मेरे हार्ट में एक आ रहा है, क्या आ रहा है, दर्द हो रहा है मेरे हार्ट पे, इसे कहते हैं असली दर्द। वो सब प्रिया मेरे को छोड़ के चली गई, वो दर्द कुछ नहीं होता भाई, ये होता है असली दर्द। इसके बाद तुम्हें हार्ट अटैक आ जाएगा, तुम मर जाओगे, वो है ना दर्द। एग्जैक्टली। सो क्या होता है, लेस सप्लाई ऑफ O2 टू द हार्ट मसल्स, ओके। इसकी वजह से क्या होता है, इस्केमिया होता है। इस्केमिया क्या करता है, डेड हो जाता है। यानी कि हार्ट अटैक को हम लोग क्या कहते हैं, मायोकार्डियल इन्फ्रैक्शन। क्या कहते हैं, मायोकार्डियल इन्फ्रैक्शन, ओके। अब हार्ट फेलियर की थोड़ा सा बात करते हैं। देखो, हर चीज़ का एक फेलियर होता है, फेलियर नहीं होता तो सक्सेस नहीं होता। जैसे कि हम लोग भी कभी कभी फेल हो चुके हैं ना हमारी ज़िंदगी में। जो जब हम लोग फेल हुए हैं, तब हम लोग क्यों फेल हुए, क्योंकि हम वो काम कर नहीं पाए। तो हार्ट अगर फेल हो रहा है तो क्यों हो रहा है, क्योंकि वो ब्लड पंप नहीं कर पा रहा है। सो फेलियर हैपन्स ड्यू टू नॉट पंपिंग ऑफ ब्लड। कितना इजीली समझा रही हूँ मैं, है ना। इफ अ हार्ट इज अनस्टेबल टू पंप द सफिशिएंट अमाउंट ऑफ ब्लड, तब हार्ट फेलियर होता है ना। और कार्डियक अरेस्ट क्या होता है, कंप्लीट स्टॉपेज ऑफ हार्ट, यानी कि जब हार्ट बिल्कुल स्टॉप कर गया तो क्या हो गया, मुझे कार्डियक अरेस्ट हो गया। और ये कभी कभी अचानक हो जाता है, कभी कभी स्लोली होता है। अगर स्लोली हो गया तो वो हार्ट अटैक हो जाएगा, ज़्यादा फास्ट हो गया तो वो कार्डियक अरेस्ट हो जाएगा, ओके। अब हार्ट अटैक भी थोड़ा सा समझा देते हैं, इसको हम लोग क्या कहते हैं, मायोकार्डियल इन्फ्रैक्शन, ठीक है। इसमें क्या होता है, मेरा हार्ट हो जाता है डेड, ठीक है। इसमें क्या होता है, आर्थरेमिया जो होता है, इर्रेगुलर हार्ट बीट होता है। हार्ट अटैक पे के बाद भी इरेगुलर एक हार्ट बीट मेंटेन करता है। मैंने कहा ना, जब स्लोली होता है, स्लोली जब तुम्हारा हार्ट डेड करता है, तब क्या होता है, तब होता है हार्ट अटैक। अगर फास्ट कर गया तो कार्डियक अरेस्ट, ठीक है। इरेगुलर हार्ट बीट में हमें दो टाइप्स मिलते हैं। एक मिलता है जब हार्ट रेट इंक्रीज करता है, उसे हम लोग कहते हैं टैकाइकार्डिया, ठीक है। और अगर हार्ट रेट डिक्रीज करते हैं तो हम लोग उसे कहते हैं ब्रैडीकार्डिया, ठीक है। अच्छा, चलो, ये हार्ट वाला पार्ट, मसल्स वाला पार्ट हम लोग कर चुके हैं, ठीक है। अब हम लोग करेंगे थोड़ी किडनी के बारे में चर्चा, ठीक है। रेनल आर्टिक्यूली, ठीक है, क्यों होता है, पानी कम पीने की वजह से। क्या होता है, मेरे किडनी में स्टोन होता है। अच्छा, क्या तुम्हें पता है कि किडनी में क्यों स्टोन होता है, चलो मैं आज तुम्हें बताती हूँ, स्पेशली फॉर गर्ल्स एंड बॉयज बोथ, ठीक है।
क्या तुमने कभी नोटिस किया है कि तुम जब बाहर जाते हो तुम सही से तुम प्रॉपरली वॉशरूम नहीं जाते हो और पानी नहीं पीते हो? हैव यू एवर नोटिस्ड कि यार यहाँ पे ना सही नहीं लग रहा है, नहीं जाएंगे, ठीक है, अभी ज़्यादा पानी नहीं पीऊंगी वरना मुझे वॉशरूम जाना पड़ेगा, है ना? ऐसा कभी कभी हम लोग सोचते हैं। पर यू नो व्हाट, हम यहाँ पे बहुत बड़ी गलती करते हैं। हम पानी नहीं पीते, इसीलिए क्या होता है, हम जब पानी नहीं पीते तब हमारे जो किडनी ट्रैक्ट है ना वो टॉक्सिन को भी कंसिक्रेट कर रहा है ना, सीक्रेट कर रहा है वो। तो इससे क्या हो रहा है, मेरा टॉक्सिन तो जमा हो ही रहा है। अब जब हमने पानी पी भी लिया और यूरिन फॉर्मेशन हो भी गई तो हमने क्या किया, हमने यूरिन को रोक दिया। यूरिन ने क्या किया, वो अपना बैक फ्लो लेके किडनी को बैक फ्लो दे रहा है। अब जब वो किडनी को बैक फ्लो देता है ना, तब क्या होता है, कैल्शियम ऑक्सैलेट फॉर्म हो जाते हैं वहाँ पे। अब जब कैल्शियम ऑक्सैलेट एक क्लस्टर बना लेते हैं तो वो क्लस्टर बन के एक स्टोन बन जाता है, ठीक है, एक स्टोन बन जाता है वो, और वो स्टोन हमारी किडनी में आ जाता है। इसी को हम लोग कहते हैं स्टोन्स इन किडनी, ठीक है। इससे क्या हो जाता है, इससे हो जाता है हेमेचूरिया, यानी कि ब्लड इन यूरिन। तो तुम समझ सकते हो कि तुम्हारी वॉशरूम ना जाने से या तुम्हारे पानी ना पीने से कितना सीरियस एक प्रॉब्लम हो रहा है ना। ये तुम्हें प्रॉब्लम हो सकता है अगर तुम सही से पानी नहीं पीते हो तो। पानी अगर नहीं ठीक से पी रहे हो तो ये प्रॉब्लम ज़रूर होगा, है ना। ओके, अब बात करते हैं थोड़ा सा ग्लोमेरुलोनेफ्रिटिस, सॉरी आई एम वेरी बैड एट प्रोनाउंसिएशंस, ओके। तो जब भी हमें नेफ्रिटिस दिखे, टिस का मतलब क्या है, इन्फ्लेमेशन ऑफ ग्लोमेरुलस, यानी कि ग्लोमेरुलस का सूज जाना। इससे क्या होता है, एल्बुमिनुरिया होता है। क्या होता है, रिलीज ऑफ एल्बुमिन इन यूरिया। सिंपल चीज है, ठीक है, छोटा कॉन्सेप्ट है। माइस्थेनिया ग्रेविस पे आते हैं। ये क्या होता है, ये ऑटो इम्यून डिजीज होता है। इसमें क्या होता है, एक्टिवेशन ऑफ मसल्स नहीं होता है जिसकी वजह से मसल वीक हो जाता है। पर होता कैसे है, देखो, ये एक्सोन क्या करता है, यहाँ पे एक्ट से रिलीज करता है। हाँ, इससे क्या होता है, एक्सेल रिसेप्टर उसे एक्सेप्ट करता है। इससे क्या होता है, मेरी एक्टिवेशन ऑफ द मसल स्टॉप हो जाती है, यानी कि मेरा मसल क्या हुआ, वीक हो गया। इसी वजह से माइस्थेनिया ग्रेविस होता है। फिर क्या होता है, मस्कुलर डिस्ट्रोफी। ये जनरली एक जेनेटिक डिसऑर्डर है, होता है, बहुत लोगों को होता है ये चीज़। इसमें क्या होता है, डिस्ट्रोफिन जो होता है ना वो कभी कभी जीन फॉर्मेशन के लिए बहुत ज़्यादा नेसेसरी होता है। तो जब डिस्ट्रोफिन नहीं रहता है तो क्या होता है, मसल कोऑर्डिनेशन में प्रॉब्लम होता है, क्योंकि वो मसल कोऑर्डिनेशन के लिए ही है जीन में, है ना। तो इससे क्या होता है, दो टाइप की प्रॉब्लम होती है। डिस्ट्रोफिन अगर लेस प्रोडक्शन हुआ एक प्रॉब्लम, और अगर नहीं प्रोडक्शन हुआ वो डिफरेंट प्रॉब्लम। लेस प्रोडक्शन हुआ तो बेकर्स एमडी हो जाता है, यानी कि बेकर्स मस्कुलर डिस्ट्रोफी होता है। और अगर नहीं फॉर्मेशन हुआ तो वो डस्टन मस्कुलर डिस्ट्रोफी हो जाता है। इसमें से माइल्ड फॉर्म है बेकर्स, यानी कि बेकर्स हुआ तो ज़्यादा सीरियस कुछ नहीं है। पर अगर डस्टन हो गया तो इससे जो इंसान है उसे बहुत टाइप की प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ेगा, ठीक है। अब बात करते हैं टेटनी के बारे में। टेटनी पता है कैसा होता है, तुम सोचो, तुम हाथ को ना हिला नहीं रहे हो पर हाथ अपनी टाइप्स की एक शेप ले दे रही है। हाँ, ये पोजेस में नहीं होता है, ऐसा नहीं होता है कि सिर्फ भूत पोजेस कर लिया तो ऐसा ऐसा नहीं होता है। ठीक है, कभी कभी हमारी बॉडी की मसल्स के कॉन्ट्रैक्शन की वजह से हमारी हाथ सही नहीं रहती। मुझे नहीं पता कभी तुमने किसी गरीब को या किसी को ऐसे देखा है या नहीं। मैंने टेटनी बहुत बार देखा है। मैंने टेटनी जनरली प्रोवर्टी में ज़्यादा देखा है कि क्या होता है, उसका हाथ ऐसा टेढ़ा हो जाता है। अरे यार, मैं बताती हूँ तुम्हें, तुम्हें बाहुबली का वो कैरेक्टर याद है, क्या नाम था उसका, क्या नाम था, वो जो भल्लाल देव का पिता था, है, तुमने देखा उसका हाथ ऐसे मुड़ा हुआ रहता था, ऐसे मुड़ा हुआ रहता था उसका हाथ, है ना, ऐसे मुड़ा हुआ रहता था। वो क्या होता है, वो रैपिड स्पैज्म इन मसल्स होता है। क्या होता है, स्पैज्म इन मसल्स, यानी कि मैं क्या कर सकती हूँ उसे मैं काइंड ऑफ दोहरा बोल सकती हूँ, या आई थिंक स्पैज्म को वही बोलेंगे। क्यों होता है, क्योंकि कैल्शियम हमारी बॉडी में कम रहता है। तुम एक चीज़ समझ लो, बोन का डिसऑर्डर हो या मसल का डिसऑर्डर हो, कैल्शियम के डेफिशिएंसी के लिए होता है। इसीलिए हम लोग को मम्मियाँ डेयरी प्रोडक्ट्स बहुत खाने बोलती है, क्योंकि उसमें कैल्शियम का बहुत ज़्यादा कॉन्सेंट्रेशन होता है। अब समझ में आ रहा है क्यों दूध खाना बोलते हैं मम्मी, हाँ इसीलिए। कॉज क्या होता है, एक तो पैराथायरॉयड टेक्निक जो कि लो हो जाता है। अगर पैराथायरॉयड हार्मोन अगर लो हो गया तो कैल्शियम भी लो हो जाएगा, वो लो हो गया तो सोडियम एंड पोटेशियम क्या होगा, हाई हो जाएगा, और उससे रैपिड स्पैज्म होने लगेगा। इसका फोटो मैं इधर चिपका दूंगी, जब टेलीग्राम से नोट रिसीव करोगे ना तब इसका फोटो भी यहाँ पे रहेगा, तुम्हें देखने में ईजी होगा कि कैसे हो रहा है, ठीक है। ओके,
आर्थराइटिस से क्या होता है, तुमने बहुत लोगों के बारे में सुना होगा कि आर्थराइटिस हो गई है, मुझे आर्थराइटिस हो गई है। क्या होता है आर्थराइटिस? सूज जाना, जॉइंट्स का सूज जाना, ठीक है। तो इसमें 3 प्रॉब्लम्स होते हैं, एक होता है रूमेटॉइड, गोटी एंड ऑस्टियोआर्थराइटिस, ठीक है। रूमेटॉइड में क्या होता है, ये ऑटो इम्यून होता है, इसमें आईजीएम अफेक्टेड होता है। इसमें क्या होता है, साइनोवियल मेम्ब्रेन अटैक्ट होता है, यानी कि इस पे अटैक आता है, प्रेशर आता है, जिसके वो साइनोवियल फ्लूइड बहुत ज़्यादा क्या कहता है रिलीज करना स्टार्ट कर देता है। सोचो ये जॉइंट्स है ना, ये जॉइंट्स है और यहाँ पे साइनोवियल मेम्ब्रेन के ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर आ रहा है, तो वो क्या करेगा, वो साइनोवियल फ्लूइड को रिलीज करना स्टार्ट कर देगा। इससे क्या होगा, बोन जो होगा ना वो सूजना स्टार्ट कर देगा। सूझेगा तो उन दोनों का कांटेक्ट देखो, उन दोनों का एक साथ कांटेक्ट हो रहा है, यहाँ पे अच्छे से देखो, उन दोनों का एक साथ कांटेक्ट हो रहा है। तो वो बोलते हैं ना मेरी हड्डियां चटक गई, हड्डियां चटकी नहीं, वो बोन से बोन टच हो गया, इसीलिए चट करके एक आवाज आया, है ना, चट करके एक आवाज आया, इसीलिए बोला जाता है कि वो क्या होता है, मेरी हड्डियां नहीं चटकी, उसको हम लोग क्या कहते हैं, रूमेटॉइड कहते हैं। नेक्स्ट टाइम दादी अगर बोल देना कि हड्डियां चटक गई भाई मेरी, बोलना वो रूमेटॉइड है, वो आर्थराइटिस का प्रॉब्लम है, तुम्हारे जो घुटने हैं ना उसमें साइनोवियल फ्लूइड खत्म हो गया, इसीलिए ये प्रॉब्लम हो रहा है ना। इसके बाद क्या होता है, गोटी होता है, यानी कि वो एक्यूमुलेशन ऑफ द यूरिक एसिड। अगर कभी कभी यूरिक एसिड का एक्यूमुलेशन होता है ना, तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा दर्द होता है। पैर में भी कभी कभी क्या होता है, एक्यूमुलेशन ऑफ यूरिक एसिड होता है। तो तुम जो फ्लोर पे जब तुम पैर रखते हो ना, तो तुम्हें ऐसा लगता है जैसे मेरे पैर के नीचे कोई पिन फुका रहा है, हाँ ऐसा फील होता है। क्योंकि तब क्या होता है, बहुत पेन होता है, कहीं भी प्रेशर गिरे ना बहुत ज़्यादा पेन होता है, ठीक है। और दूसरा क्या होता है, ऑस्टियोआर्थराइटिस, एज रिलेटेड डिसऑर्डर होता है। इसमें क्या होता है, आर्टिकुलर कार्टिलेज पे प्रेशर पड़ता है, साइनोवियल फ्लूइड खत्म, यानी कि वही सेम घुटनों का दर्द, और क्या है ना, वही तो है। ऑस्टियोपोरोसिस के बारे में बात करते हैं, ये दोनों अलग अलग थे, ठीक है। आर्थराइटिस और ऑस्टियोपोरोसिस को बहुत लोग कंफ्यूज कर देते हैं, तो दोनों को मैं समझाती हूँ अभी। यहाँ पे क्या होता है, मेरी हड्डियाँ वीक हो जाती है, क्या होता है, हड्डियाँ वीक हो जाती है, यानी कि इतना वीक हो जाती है कि वो, मैं अगर एक बार थोड़ा सा हल्का धक्का भी खा गई तो मेरे बोन फ्रैक्चर हो सकते हैं, इतना इजीली फ्रैक्चर हो सकता है। कॉज क्या है, पहला तो कैल्शियम की डेफिशिएंसी है मेरे बॉडी में, सेकंड है विटामिन डी की डेफिशिएंसी है मेरे बॉडी में, थर्ड है इम्बैलेंस ऑफ पीटीएच एंड टीसीटी, ठीक है। तो ये फीमेल्स में ना मेनोपॉज के बाद देखने को मिलता है, पहले क्यों नहीं देखने को मिलता, क्योंकि फीमेल्स में एस्ट्रोजन रहता है, एस्ट्रोजन क्या करता है, एंटागोनिस्टिक पीटीएच, ठीक है। इसीलिए क्या होता है, मेनोपॉज के बाद ये हम लोग फीमेल्स में देखते हैं, तब उनको ऑस्टियोपोरोसिस हो सकता है। पर मेल को कभी भी हो सकता है ना, क्योंकि उनके पास एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन तो नहीं होता है ना, इसीलिए एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन बहुत इंपॉर्टेंट है ना। अब तो दिख रहा है, ठीक है। एक्रोमेगली, एक्रोमेगली क्या है, ग्रोथ हार्मोन डेफिशिएंसी ड्वार्फिज्म, ये तुम लोगों ने ऑलरेडी पढ़ा है 12th में, है ना। फिर भी मैं बताती हूँ, इसमें क्या होता है, एक्रोमेगली ग्रोथ हार्मोन की डेफिशिएंसी हो जाती है। अब सोचो कोई बाहर से अगर ग्रोथ हार्मोन इनटेक कर रहा है, तो उसको अगर ग्रोथ हार्मोन एक्सेस रिलीज हो गया तो उसके 2 कंडीशन हो रहा है। एक तो अगर बचपन से उसका ग्रोथ हार्मोन ज़्यादा रिलीज हो रहा है तो उसको जाइगेंटिज्म हो जाएगा, यानी कि क्या होगा, देखो बोन का एक प्लेट होता है, एक प्लेट होता है, ऐसे प्लेट्स आते हैं, हाँ। तो हम जब जब प्रीमेच्योर होते हैं तो ये प्लेट्स ऐसे खुले रहते हैं, और धीरे धीरे वो प्लेट्स जब बंद होता है, यानी कि इसके बाद और ग्रोथ हार्मोन्स इन दोनों को लेंथ में साइज में बढ़ा नहीं पाएगा, ठीक है। पर जाइगेंटिज्म का मतलब क्या है, कि भाई मेरे प्लेट तो बंद हो गए पर फिर भी थोड़ा बहुत बढ़ रहा है। पर अगर वो एडल्ट फेज में आ गए हो तुम, और ये प्लेट अगर बंद हो गया है, अगर ये प्लेट बंद हो गया है, तो ये ऊपर और नीचे बढ़ नहीं सकता। तो ये कहाँ पे बढ़ेगा, कहाँ पे बढ़ेगा, सिंपल बात है, सिंपल लॉजिक है, लगा के देखो, ये इस साइड बढ़ेगा, क्योंकि ये वाला पार्ट तो खुला हुआ है ना मेरे पास, ये वाला पार्ट मेरे पास खुला हुआ है, तो ये ऐसे बढ़ेगा। इसकी वजह से क्या होगा, मेरा बॉडी स्ट्रक्चर बहुत डिफरेंट होगा। क्या तुमने कभी ग्रेट खली को देखा है, कभी तुमने ग्रेट खली को देखा है, वो एक रेसलर है, इंडियन टीम इंडिया के होकर वो रेसलर है, कभी तुमने उसको देखा है, कितने ज़्यादा लंबे हैं वो, उनका आर्म कितना चौड़ा है, उनकी जो जॉज है वो कितने चौड़े हैं। तो वहाँ पे क्या हो रहा है, वहाँ पे ब्रेथ बढ़ जा रहा है मेरे बोन्स का, है ना। इसमें क्या हो रहा है, उस इसमें तो जाइगेंटिज्म आ रहा है जो उनको है। अब सोचो कोई एडल्ट है, वो स्टेरॉइड्स ले लिया, या तो ग्रोथ हार्मोन बढ़ाने की दवाई ले ली उसने, उसके उंगली, उसका जो उंगली होगा वो बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा, उसके जॉज ऐसे ऐसे बाहर आ जाएंगे, है ना। दीज काइंड ऑफ प्रॉब्लम्स विल हैपन, ओके। तो इसे क्या कहते हैं, एक्रोमेगली कहते हैं, ठीक है, समझ गए।
So you should never take any kind of things so lightly in your life that it can destroy your whole figure, है ना? कभी भी कोई चीज़ बाहर से नहीं लेनी चाहिए जब वो लेना मना है, ठीक है? अब आते हैं डायबिटीज इंसिपिडस में। डेफिशिएंसी ऑफ वैसोप्रेसिन। वैसोप्रेसिन क्या करता है? रीअब्जॉर्प्शन ऑफ द H2 इन DCT। तो जब एक्सेस लॉस ऑफ H2 इन यूरिन होता है, जब पानी का बहुत ज़्यादा कमी हो जाता है, तब होता है डायबिटीज इंसिपिडस। यहाँ पे शुगर का कोई रोल नहीं है, पर जब शुगर का एक्सेस लॉस होना स्टार्ट हो जाता है तब क्या होता है? डायबिटीज मेलिटस। इन दोनों को जान के रखो, यही क्वेश्चन आ सकते हैं, इससे बाहर इससे ज़्यादा नहीं आएगा, ठीक है? अब थायराइड के बारे में बात करते हैं। मैंने थायराइड लिखना था, मेरे को थायरॉक्सिन लिख दिया। चलो थायरॉक्सिन के बारे में पहले बात करते हैं। थायरॉक्सिन में आयोडीन का एक बहुत बड़ा रोल है, ठीक है? उससे भी इम्पोर्टेंट है थायरॉक्सिन का पहला पार्ट, हाइपोसिक्रेशन। हाइपोसिक्रेशन में हमें क्रेटिनिज्म दिखता है, यानी कि ये बच्चों में हाइपो क्या बोलते हैं उसको, हाइपोथायराइडिज्म इन चिल्ड्रंस, ठीक है? इसमें क्या होता है? जब उनके अंदर हाइपोथायराइडिज्म हो जाता है तब उनकी IQ लो हो जाती है, वो फिजिकली वीक हो जाते हैं या तो कभी कभी फिजिकली चैलेंज्ड भी हो जाते हैं, है ना? और वो क्या हो जाते हैं? बहरे भी हो जाते हैं और गूंगे भी हो जाते हैं, है ना? डेफ एंड म्यूट बोथ, या तो कभी कभी ब्लाइंड भी हो जाते हैं, है ना? फिर अगर मैं मायोड्रीमा की बात करूँ तो वो क्या होता है? एडल्ट्स में होता है, हाइपोथायराइडिज्म इन एडल्ट्स। यहाँ पे क्या होता है? यहाँ पे इंसान ओवरवेट होना स्टार्ट हो जाता है। ये प्रॉब्लम मुझे है, ये प्रॉब्लम मुझे है, पर अगर मेडिकेशन कोई सही से ले तो वो शायद कंट्रोल में आ सकता है। इसके लिए उसको रेगुलर एक्सरसाइज की ज़रूरत पड़ती है। ये प्रॉब्लम मुझे भी है, इसीलिए मैं जानती हूँ। इसमें क्या होता है? स्लाइटली ओवरवेट तो नहीं लिखना चाहिए, बहुत ज़्यादा ओवरवेट हो जाता है इंसान, ठीक है? फिर क्या होता है? हाशीमोटो थायरॉयडिटिस। इसमें क्या होता है? ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है। और फोर्थ जो कि सबसे इम्पॉर्टेंट है, डेफिशिएंसी ऑफ आयोडीन। इसमें क्या होता है? माउंटेन एरिया में बहुत लोगों को क्या होता है? डेफिशिएंसी ऑफ आयोडीन हो जाता है, जिसके लिए क्या होता है? गला सूज जाता है। गला सूज जाता है, इसको देख के गोइटर होता है। क्या होता है? गोइटर। अगर किसी का गला सूज रहा है आयोडीन की कमी की वजह से, इसका मतलब वो गोइटर है, ठीक है? अब गोइटर के बारे में थोड़ा सा बताती हूँ। एंडेमिक गोइटर हिली एरियाज में होता है, डेफिशिएंसी ऑफ आयोडीन की वजह से होता है, ठीक है? ओके, इतना जानना ही ज़रूरी है, ठीक है? हाइपरथायरॉयडिज्म की बात करते हैं, यानी कि इसको हम लोग कभी ग्रेव डिजीज भी लिखते हैं। ये एक ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है। यहाँ पे क्या होता है? जनरली यहाँ पे जो मेरा क्या बोलते हैं उसको, मुझे याद क्यों नहीं आ रहा है। अच्छा, जो तुम्हारा नर्व होता है वो क्या करता है? कभी कभी वो मिमिक करके TSH को रिलीज करता है। तो अब क्या हो रहा है? कंटिन्यूस स्टिमुलेशन हो रहा है, ऊपर से कंटिन्यूस स्टिमुलेशन हो रहा है, तो थायराइड सोच इतना स्टिमुलेशन हो रहा है तो वो थायरॉक्सिन को बता रहा है कि तुम नेगेटिव फीडबैक रोक दो। थायरॉक्सिन को समझ में नहीं आ रहा, थायरॉक्सिन पूरा फ्लो हो रहा है। थायरॉक्सिन जब पूरा फ्लो हो रहा है, इससे मुझे क्या हो सकता है? एक्सोथैल्मिक क्वार्टर हो सकता है, यानी कि ये फ्लूइड ज़्यादा निकलने की वजह से मेरे आंखें क्या होंगे? ज़्यादा बाहर आ जाएगा। यानी कि मेरी आंखें अगर मैं बंद भी करूँ, देखो मेरी आंखें मैं बंद कर रही हूँ तो मेरे आईलिड्स टोटली कवर्ड है। पर जो ऐसी कंडीशन से गुजरता है, एक्सोप्थैल्मिक गोइटर जिनको होता है, उनकी आंखें सही से बंद नहीं होती, खुली रह जाती है, खुली रह जाती है। हाँ, उनकी आंखें क्या होती है? खुली रह जाती है ना? क्यों? क्योंकि उनकी फ्लूइड की वजह से आई जो होता है ना, वो बल्ज आउट हो जाता है। उनकी आई इतनी बड़ी बड़ी दिखती है, ऐसा दिखता है उनका आई, ठीक है? तो इससे क्या होता है? ज़्यादा सीक्रेशन ऑफ थायरॉक्सिन की वजह से ये प्रॉब्लम होती है, ठीक है? ट्रीटमेंट क्या होता है? थायोयूरिया होता है, वो क्या करता है? थायरॉक्सिन को ब्रेक कर देता है, आंखें अपनी जगह में सही से आ जाती है, ठीक है? सो यस, वी आर डन विद द ऑल द डिसऑर्डर्स। माय गॉड, मैं थक गई इतना बात करते करते, माय गुडनेस। तो मुझे बहुत मज़ा आया इस चैप्टर पढ़ाने में। तुम देखो जस्ट कितना सारा स्लाइड है यहाँ पे, और सारा नोट्स मैंने बना दिया है। तुम्हें यहाँ से बहुत अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है? पूरा अगर लेक्चर भी ध्यान से सुनोगे ना तो वहीं से समझ आ जाएगा। नोट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, याद रह जाएगा, और याद रहना है तो सबसे बड़ा टैलेंट है, ठीक है? फिर भी अगर तुम PDF कलेक्ट करना चाहते हो, टेलीग्राम पे आओ, PDF कलेक्ट करो और इस PDF को अच्छे से देखो, ठीक है? इस PDF को अच्छे से देखो। सो यस, बहुत मज़ा आया इस लेक्चर में। मैं कब से वेट कर रही थी कि मेरे को एक लेक्चर लेना है, मेरे को टाइम मिल जाए। फाइनली मेरे को घर खाली मिला, तो मैंने सोचा आज चीख चीख के पढ़ाऊंगी सबको, आज चीख चीख के पढ़ाऊंगी, क्योंकि इतना अच्छा स्लाइड जब बनाया है तो इतने अच्छे से पढ़ाना तो बनता है,
ठीक है। मैंने बहुत अच्छे से तुम लोगों का सारा डिसऑर्डर कंप्लीट कर दिया, यानी कि नीट का मैंने वन शॉट दे दिया तुम्हें सारे डिसऑर्डर्स के बारे में, ठीक है। सो आई होप इनके बारे में कोई भी प्रॉब्लम तुम्हें नहीं होनी चाहिए, ठीक है। थैंक यू फॉर जॉइनिंग द क्लास, थैंक यू फॉर स्टेइंग विथ मी फॉर लॉन्ग टाइम। अगर तुम हो तो थैंक यू फॉर स्टेइंग विथ मी। अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग प्रस्थान करेंगे अपने अपने काम पे। तुम अपनी प्रिपरेशन जारी रखो, मैं भी अपनी प्रिपरेशन जारी रखती हूँ मेरे एग्जाम्स के लिए, ठीक है। तुमको भी ऑल द बेस्ट और मुझे भी ऑल द बेस्ट कह देना, ठीक है। ओके, सो आज का सेशन यहीं पे एंड करते हैं। नेक्स्ट सेशन आ जाएगा, पर कब आएगा ये थोड़ा बोलना मुश्किल है, पर डोंट वरी, मैं तुम्हारे बायोटेक्नोलॉजी का एप्लीकेशन वाला वीडियो ज़रूर डालूंगी। जब भी मुझे टाइम मिलेगा मैं तब भी डालूंगी, ठीक है। सो थैंक यू फॉर अटेंडिंग द